हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आर्यन बेदी। तो हम चैप्टर कर रहे हैं क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शंस। तो ड्यू टू सम टेक्निकल इशू हमारा जो लास्ट लेक्चर था, हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को स्टडी कर चुके थे। तो और उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन कर रहे थे, तो वो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था उस वीडियो में। तो अभी हम उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और कुछ और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे हमारी जो एक्सरसाइज फर्स्ट है इस चैप्टर की। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन अगेन। यहाँ तक हमने किया था वो क्वेश्चन, तो अभी हम उससे आगे भी स्टार्ट करेंगे, बट पहले दोबारा से रिपीट कर लेना। लेट ऑल L be set of all lines. Let L be the set of all lines in the plane. किसी प्लेन में L क्या था, हमने लेट किया था set of all lines, सारी लाइंस का सेट था किसी प्लेन में। ठीक है, रिलेशन गिवन है एंड R विद द रिलेशन। तो R एक रिलेशन है इन L विद द सेट ऑफ, उस सेट में R क्या है, एक रिलेशन है। जैसे हम ए सेट ले लेते हैं ना, एक सेट ए था 1 2 3, तो आर उसमें एक रिलेशन है, आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ए। तो यहाँ पे क्या है हमारा, आर विद द रिलेशन ऑन सेट ऑफ लाइंस, इस एल पे एक रिलेशन है। तो वो रिलेशन क्या है, L1 L2, ये उसके क्या हो गए, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में उसके एलिमेंट L1 L2। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। इसका मतलब क्या है, अगर कोई दो लाइंस होगी L1 L2, तो L1 किसके परपेंडिकुलर होगी, L2 के परपेंडिकुलर होगी। तो हमें क्या प्रूव करना है इसका, क्या शो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। हमें शो क्या करना है कि R क्या है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। गिवन क्या रिलेशन था, R L1 L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। L1 L2 का मतलब क्या हो गया, रिलेशन में गिवन है कि अगर दो लाइंस होगी L1 L2 का एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। क्या होगा, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, या ऐसे लिख लो कि दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर दो लाइंस का ऑर्डर्ड पेयर होगा तो अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हमारे पास सेम नंबर होता है। जैसे ए के लिए उसकी इमेज भी ए होती है, दैट इज डबलेट होता है हमारे पास। तो हमारे पास L1 होगा, कोई मिला नहीं, यहाँ L2 होगा रिफ्लेक्सिव के लिए। आपको मालूम है ना, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि डबलेट बनता है। तो क्या इस रिलेशन में वो डबलेट एग्जिस्ट करता है, देखो कहता है कि सिंस नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, कोई भी लाइन अपने आप में परपेंडिकुलर तो नहीं होती। अगर ये लाइन लिखी है तो क्या ये अपने आप के साथ परपेंडिकुलर है, नहीं। अगर L1 एक लाइन है, क्या ये L1 की परपेंडिकुलर है, नहीं। तो इसका मतलब L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो L1 R को, रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। अगर रिलेशन को बिलोंग नहीं करता तो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो R क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सो हमने ये प्रूव कर लिया कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। ठीक है, तो सिमेट्रिक में क्या आता है, देखो सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक लिख लेते हैं। अगर लिखना है ऐसा तो लिख लेना, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं। तो सिमेट्री के लिए लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R। सिमेट्री क्या होता है कि अगर AB बिलोंग करता है R को, इंप्लाइज करे BA भी बिलोंग क्या करे, R को भी बिलोंग करे। तो हम क्या करेंगे, क्या होगा कि अगर AB बिलोंग करता है R को, तो उससे ही हमें पता चलता है कि BA भी किसको बिलोंग कर रहा है, R को। तो अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो हमारा रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक। तो अब L1 L2 बिलोंग करता है R को, इसका मतलब क्या है, L1 L2 बिलोंग करता है R को, therefore L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। चेक कर लो, ऐसे लिखेंगे ना, क्योंकि L1 L2 बिलोंग करता है R को। L1 L2 हमने लेट किया कि बिलोंग करता है R को। अगर वो R को बिलोंग करता है तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी क्या है, L1 के क्या है, परपेंडिकुलर ही है। अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, अगर एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दूसरी भी पहले के परपेंडिकुलर ही है। तो देयरफॉर L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। तो देयरफॉर L1 बिलोंग्स टू R। हमने क्या लेट किया था, L1 L2 बिलोंग करता है R को, तो आ गया L2 L1
देखो, therefore we get L1 L2 belongs to R implies L2 L1 belongs to R। तो इसका मतलब क्या हो गया? therefore R is symmetric। अब देखो ये L1 L2 का ऑर्डर पेयर लिया था हमने, हम L2 L3 का ले लेंगे। अगर L2 इज परपेंडिकुलर टू L3 तो L3 इज परपेंडिकुलर टू L2। अगर L3 L4 का ले लेंगे, ठीक है, L3 इज परपेंडिकुलर टू L4 तो L4 इज परपेंडिकुलर टू L3। तो सभी के लिए हमारे पास R क्या होगा? सिमेट्रिक ही होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई R इज सिमेट्रिक। हमने ये दोनों चीज प्रूव कर ली, एक तो क्या रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक है। तो अब लास्ट क्या है हमारे पास? ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे? ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या होगा? ये होगा ना, ट्रांजिटिव के लिए क्या रिलेशन था कि AB belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to R। अगर AB और BC दोनों R को बिलोंग करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए कि AC भी किसको बिलोंग करता है? R को, ठीक है। तो अभी लाइंस का मैटर है तो हम लाइंस के अकॉर्डिंग कंसीडर करेंगे। तो अभी हम कंसीडर कर लेते हैं, देखो चेक करो, हमारे पास क्या था? रिलेशन क्या है? L1 L2 belongs to R। L1 L2 belongs to R। अब देखो हम ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो उसके लिए देखो, now we know that, लिख लेते हैं, we know that L1 is perpendicular to L2, L1 L2 के perpendicular and L2 is perpendicular to L3। but this does not implies, but from this हमें इससे क्या मिलता है? देखो एक डायग्रामेटिकली शो कर देता हूं मैं, क्या करो, अगर देखो L1 L2 परपेंडिकुलर है, L1 L2 दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। L2 परपेंडिकुलर L3 के। अब देखो L1 is perpendicular to L2, L1 is perpendicular to L2, L2 is perpendicular to L3। तो क्या इन दोनों से देखिए कि आप क्या L1, अब देखो ना हमारे पास आ गया क्या कि L1 L2 एक लीनियर रिलेशन एंड रिलेशन में सेट L2 L3। तो हमें क्या प्रूव करना है? L1 L3 भी R को बिलोंग करे। अब देखो L1 तो L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर है? नहीं, यहाँ पर तो पैरेलल आ रहा है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो हमें क्या मिलेगा? हमें इससे क्या मिलेगा कि L1 can never be, so we get L1 can never be perpendicular to L3। चेक करो, L1 is perpendicular to L2, L2 perpendicular to L3 और L1 और L3, L1 is perpendicular to L3 हो सकता है नहीं, so we get L1 can never be perpendicular to L3। अगर ये कंडीशन, we know that L1 is perpendicular to L2, L2 perpendicular to L3, तो L1 इससे क्या है? so we get L1 can never be perpendicular to L3। तो क्या आएगा? therefore L1 L2 belongs to R and L2 L3 belongs to R does not implies हम ऐसे लिखेंगे does not implies, ठीक है। अगर ऐसे लिखना है नहीं तो लैंग्वेज फॉर्म में लिख लो, therefore L1 L3
does not belongs to R, therefore R is not ट्रांजिटिव। तो क्या मिला हमें? R ट्रांजिटिव नहीं है। R क्या है? ट्रांजिटिव है। तो हमने क्या प्रूव कर लिया? R रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है। सो अब हम इससे आगे एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी एक्सरसाइज का, ठीक है? तो आप पॉज कर सकते हो वीडियो अगर इसको अच्छे से चेक करना है तो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बेसिस ही होगा। अब देखो check whether the relation is reflexive, symmetric, ट्रांजिटिव। चेक वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। क्या अब जो रिलेशन लिखेंगे वो चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव कुछ है, या रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या तीनों है। चेक करते हैं अभी। तो पहले रिलेशन लिखेंगे, द गिवन रिलेशन इज आर इन सेट ए। जो सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4 अप टू 14 ये लिखा हुआ है, given by xy such that 3x minus y equals to 0। ये हमारे पास रिलेशन की। अब इसको चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या कुछ है या नहीं है, या तीनों है, ये चेक करना है। तो गिवन रिलेशन है तो उसको लिखेंगे। तो रिलेशन देखो, अब जो रिलेशन है वो क्या है? गिवन आर एक्स वाई 3x minus y equals to 0, 3x minus y equals to 0। इसको मैं लिख सकता हूं y equals to 3x, क्या ये भी लिख सकता हूं, या 3x इक्वल y equals to 3x हो गया ना, या 3x equals to y लिख लिया। ऑन सेट A, जो सेट A गिवन है 1 2 3 4 अप टू 14, जो सेट A है, जो ये रिलेशन है वो सेट A पर है, फ्रॉम A टू A, ठीक है? इसका डोमेन और रेंज यहाँ पर होगा A टू A, ये सेट A से A पर रिलेशन है। तो सेट A के एलिमेंट कितने हैं? 1 टू लेके 14 तक। अब 1 से लेके 14 तक एलिमेंट है हमारे पास। तो देखो सारे के सारे क्या नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है? 1 2 3 4, ये नहीं 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक एलिमेंट है। ये सारे डॉट डॉट का मतलब है कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है? तो अभी हम रिलेशन लिखेंगे। पहले रिलेशन को हमने ये एज ए फॉर्म लिखी हुई है, तो पहले हम इसको, ये कौन सी फॉर्म है आपको अगर याद होगा तो ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है रिलेशन की, ठीक है? 2 फॉर्म्स पढ़ी थी, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म पढ़ी थी, ठीक है? तो अभी हम रिलेशन को एक एलिमेंट फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में भी लिखेंगे, ठीक है? अब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे रिलेशन को, तो रिलेशन को कैसे लिखेंगे? अब देखो चेक करो, ऐसे एलिमेंट होंगे, x भी इसे बिलोंग करेगा, y भी इसे बिलोंग करेगा। अब देखो y इज इक्वल टू 3x, y इक्वल टू क्या है? 3x की, ठीक है? अब x को 1 पुट करूंगा, अगर x को 1 पुट किया तो y कितना आ गया? 3। x को 2 पुट किया तो y कितना आ गया? 3 2 का 6। x को 3 पुट किया तो y कितना आ गया? 9। x को 4 पुट किया y कितना आ गया? 12। x को 5 पुट किया y कितना आ गया? 15। पर 15 तो बिलोंग ही नहीं करता सेट A को, 15 सेट A को बिलोंग ही नहीं करेगा। देखो जब x को 1 पुट किया, जब x को 2 पुट किया, x को 3 पुट किया और x को
4 पुट किया, ठीक है। अब x को 1 पुट किया तो कितना आ गया 3, x को 2 पुट किया तो कितना आ गया 6, x को 3 पुट किया तो कितना आ गया 9, x को 4 पुट किया तो कितना आ गया 12। अगर x को 5 पुट कर रहा हूं तो y कितना आ रहा है 15, तो 15 तो इस सेट में प्रेजेंट नहीं है। सो इसका मतलब हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो कौन से बनेंगे, देयरफॉर r इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, जब 1 पुट किया तो कितना आ गया y 3, जब 2 पुट किया तो कितना आ गया 6, 3 पुट किया तो कितना आ गया 9 और 4 पुट किया तो कितना आ गया 14। क्योंकि 5 पुट करूंगा तो कितना आ रहा है 15, तो ये तो बिलोंग ही नहीं करेगा r को। क्यों? क्योंकि 5 तो बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू a, x a को बिलोंग कर रहा है, बट y जो है हमारा 15 वो डज नॉट बिलोंग्स टू a, वो a को बिलोंग नहीं कर रहा। जो सेट a को नहीं बिलोंग कर रहा तो वो रिलेशन में भी नहीं आएगा, क्योंकि रिलेशन कौन से सेट पे है, सेट a पे। तो इसलिए बोला था कि ये +1 पूरा का पूरा बेस है, वो चैप्टर रिलेशन फंक्शन जो +1 है हमारे पास, वो पूरा का पूरा इस चैप्टर के लिए बेस था, ठीक है। तो सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद रिलेशन। तो अभी हमारे पास ये क्या बन गया हमारा रिलेशन। तो अभी हम देखेंगे क्या ये सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या रिफ्लेक्सिव कुछ है। अब चेक करो नंबर 1 पॉइंट, ए पॉइंट देखो, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबलेट तो है ही नहीं, 1 1 2 2 3 3 कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, बिकॉज x डज नॉट बिलोंग्स टू R। चेक कर लो, ठीक है, कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, जो हमारा x बिलोंग्स टू A होगा, 1 बिलोंग्स टू A होगा तो 1 1 बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, 2 बिलोंग्स टू A होगा तो 2 2 बिलोंग करना चाहिए, बट यहाँ पे तो कुछ बिलोंग नहीं कर रहा, तो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्री की। अब किसकी बात करते हैं, सिमेट्री की, ठीक है। अब देखो नो, लेट xy बिलोंग्स टू R, xy बिलोंग कर रहा है R को, ठीक है। अगर xy का मतलब 1 3, let xy belongs to R, that is 1 3 belongs to R, does not implies, लैंग्वेज फॉर्म में लिखते हैं, does not implies 3 1 belongs to R। पहले एलिमेंट से ही हमने चेक कर लिया कि इट इज नॉट सिमेट्रिक। कैसे? क्योंकि देखो सिमेट्री का मतलब क्या है कि अगर 1 3 बिलोंग करता है तो 3 1 भी बिलोंग करना चाहिए, 2 6 बिलोंग करता है तो 6 2 भी बिलोंग करना चाहिए हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो अब देखो कि 1 3 तो बिलोंग करता है R को, बट 3 1 नहीं बिलोंग करता, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। तो R हमारे पास सिमेट्रिक भी नहीं। अब थर्ड पॉइंट चेक करना है, क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। 1 3 बिलोंग्स टू R, सॉरी 1 3 बिलोंग करता है R को, एंड 3 से एंड होने वाला कोई टर्म हो रहा है, 1 3 बिलोंग करता है R को, 3 9 बिलोंग कर रहा है R को, 9 है, 3 9 बिलोंग्स टू R, does not implies 1 9 बिलोंग्स टू R। अब देखो जो ट्रांजिटिव का मतलब था, ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, ए बी बिलोंग करेगा R को और BC भी बिलोंग करेगा R को, तो AC भी बिलोंग करना चाहिए R को। अब 1 3 तो बिलोंग कर रहा है R को, 3 9 भी बिलोंग कर रहा है R को, बट डज नॉट इंप्लाइज 1 9 बिलोंग, 1 9 नहीं बिलोंग कर रहा R को, दैट इज 1 9 does not belongs to R, therefore R is not transitive। तो R ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। R ट्रांजिटिव नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास ये जो रिलेशन है ना ही वो रिफ्लेक्सिव है, ना ही वो सिमेट्रिक है, और ना ही वो ट्रांजिटिव है, ठीक है। वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, और ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हमारा ये ऐसे हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो गया।
ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस एक्सरसाइज का, और उसके बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि चेक करो, चेक आर, जो रिलेशन गिवन है हमें आर एक्स वाई, x minus y is an integer, x minus y is an integer on set z of all integers. Check R, जो रिलेशन है on set of all integers is reflexive, symmetric, transitive. Reflexive, symmetric, transitive. अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो रिलेशन गिवन है हमें, जो सेट R जो गिवन है, R क्या हमारे पास गिवन क्या है, गिवन R equals to xy, x minus y is an integer, x minus y क्या है, integer on set of all integers, on set of all integers, that is जो R रिलेशन है from integer to integer, ये ऐसा रिलेशन है। R जो रिलेशन है हमारे पास वो क्या है, set of all integer पर है वो रिलेशन, ठीक है। तो अभी हमने ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कौन सा रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। अब पहले तो मैं बात करता हूँ इंटीजर की। आप सबको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर कौन से होते हैं, और इंटीजर आपको पता है नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो इंटीजर फैमिली कैसे होती है, तो देखो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 जो सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, और ये जीरो भी एक इंटीजर है, ये न्यूट्रल इंटीजर है, ये क्या है, न्यूट्रल इंटीजर। बट आपको क्या ये बताया है कि इट इज एन इवन इंटीजर, ये एक इवन नंबर है, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज एन इवन नंबर। 0 जैसे इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, तो 0 भी एक इवन नंबर ही कंसिडर किया जाता है, और इट इज एन इंटीजर, इट बिलोंग्स टू इंटीजर फैमिली। तो आप इस क्वेश्चन के लिए इस बात को जो ध्यान में रखिए, ठीक है। अब करेक्ट, अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। पहले तो हम चेक करेंगे क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। फॉर रिफ्लेक्सिव, चलो ए से शुरू करते हैं। नाउ R इज रिफ्लेक्सिव, R क्या है, रिफ्लेक्सिव है, R क्या है, रिफ्लेक्सिव है। वो कैसे, अब देखो क्यों, क्योंकि देखो रिफ्लेक्सिव के लिए रिलेशन में डबलेट होने चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए रिलेशन में क्या होना चाहिए, डबलेट। तो डबलेट तो है, क्यों, क्योंकि देखो 1 के लिए 1 आ जाएगा, 2 के लिए 2 आ जाएगा, 3 के लिए 3 आ जाएगा। बट उन्होंने क्या बोला, रिलेशन क्या है कि x y belongs to R, तो x minus y is an integer, x minus y is an integer, ठीक है। x minus y क्या है, होना चाहिए इंटीजर है। R is reflexive because x belongs to R, x belongs to R implies x minus y is an integer, x minus y क्या है, एक इंटीजर है। क्यों, सॉरी x minus y नहीं, x minus x। अगर x y belongs to R तो x minus y is an integer, तो x minus x का मतलब, अगर मैं लिखूं x minus x का मतलब, जब भी मैंने बताया था x minus x equals 0 is an integer, कुछ भी हो जाए, 1 minus 1 0, 2 minus 2 0, 3 minus 3 0, 4 minus 4 0, 5 minus 5 0, 10 minus 10, 11 minus 11, सब कुछ क्या होगा, 0 होगा। और 0 किसको बिलोंग करता है, इंटीजर फैमिली को। x minus y is an integer। उन्होंने क्या बोला कि अगर एक हमारे पास एलिमेंट हो xy का, xy जैसा एक एलिमेंट हो,
तो क्या होना चाहिए कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर ही आना चाहिए। x माइनस वाई हमेशा क्या आना चाहिए, इंटीजर। तो x माइनस एक्स डबलेट तो बिलोंग करता है r को, क्योंकि x x बिलोंग्स टू r। मैंने बोला 1 1 भी बिलोंग करेगा r को, क्योंकि 1 के लिए 1 आ जाएगा, 2 के लिए 2 आ जाएगा। इंटीजर फैमिली ना, इंटीजर टू इंटीजर रिलेशन है, तो 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3। तो हमारे पास x माइनस x क्या आ गया, 0। देयरफॉर r इज now r is reflexive, therefore r is reflexive। r क्या होगा हमारे पास, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब b पार्ट हम कंसीडर करते हैं, क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं, ठीक है। now for xy belongs to r, xy belongs to r, xy belong करता है r को, तो therefore x minus y is an integer, xy belong करता है r को, तो x minus y is an integer। this implies that y minus x is also an integer। तो y minus x भी एक इंटीजर होगा। अगर देखो, अब जस्ट करो, 1 2 होगा, तो 1 2 बिलोंग करता है r को, ठीक है। तो देखो 1 minus 2 equals to -1, तो ये भी बिलोंग करता है इंटीजर को। तो अगर इसका रेसिप्रोकल, ऐसे का रेसिप्रोकल क्या है, 2 1, 2 1 बिलोंग करेगा r को। क्यों, क्योंकि 2 minus 1 equals to क्या है, 0। ओ सॉरी, 2 minus 1 equals to क्या है, 1, इंप्लाइज करता है z को। अब चेक करो, अगर 1 2 होगा r के लिए, तो 1 minus 2, इसकी कंडीशन क्या रिलेशन की कि x y बिलोंग करेगा, तो x minus y इज एन इंटीजर। 1 minus 2 equal to -1, तो -1 एक नेगेटिव इंटीजर है। अब 1 2 था, अब 2 1 कंसीडर कर लिया, 2 1 बिलोंग्स टू r, तो 2 minus 1 equals to कितना आ गया, 1 बिलोंग्स टू इंटीजर फैमिली, तो वो पॉजिटिव इंटीजर आ गया। बट बनता तो इंटीजर है, तो y minus x is also integer। this implies that तो y x belongs to r, therefore xy belongs to r implies yx belongs to r, ठीक है। तो xy बिलोंग करता है r को, तो इसका मतलब क्या है कि yx भी बिलोंग करेगा r को। क्यों, क्योंकि x minus y इंटीजर है, आता है, तो y minus x भी क्या आता है, इंटीजर ही आता है। तो रिलेशन की कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो r is symmetric, therefore r is symmetric रिलेशन हो गया हमारे पास। r क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब हम चेक करते हैं कि r क्या है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। अभी r ट्रांजिटिव चेक करना है। ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, देखो नो, ट्रांजिटिव के लिए नो, सी पार्ट के लिए ट्रांजिटिव नो, xy belongs to r, xy belongs to r, no xy belongs to r and yz, ठीक है, yz belongs to r, xy और yz कंसीडर कर लेता हूं मैं, ठीक है। नाउ xy belongs to r and yz belongs to r implies xz belongs to r। ये कैसे आया, अब देखो xy belongs to r का मतलब क्या है, xy belongs to r का मतलब कि x minus y, now x minus y is an integer and y minus z is an integer, ठीक है। xy belongs to r मतलब x minus y is an integer, y z belongs to r मतलब y minus z is an integer। तो हमने क्या कहा कि दिस इंप्लाइज दैट x z भी बिलोंग करता है r को। अगर x y और y z बिलोंग कर रहा है r को, तो x z भी बिलोंग करता है r को। कैसे, वो कैसे कि देयरफॉर x y, देखो प्लस y माइनस z इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस y प्लस y माइनस z, ये y से y कैंसिल हो गया, इक्वल टू x माइनस z। दिस इज आल्सो एन इंटीजर, इक्वल टू इंटीजर। ये भी क्या है, एक इंटीजर ही है। वो क्यों, क्योंकि देखो अगर, अब देखो मैं यहीं भी लिख देता हूँ, चलो ये ना यहाँ लिख देता हूँ, 1 2 बिलोंग करता है r को, 2 3 बिलोंग करता है r को, 1 2 बिलोंग करता है r को, 2 3 बिलोंग करता है r को। तो 1 minus 2 क्या आ गया हमारे पास, -1, 2 - 3 क्या आ गया हमारे पास 1। ये दोनों
इंटीजर फैमिली है, क्योंकि 1 2 बिलोंग करता है आर को, तो 2 3 बिलोंग करता है, जो दोनों ये फुलफिल कंडीशन कर रहे हैं, x - y इज एन इंटीजर। तो अब चेक कर लो 1 2 तो 1 2 3 1 2 एंड 2 3 बिलोंग करता है, तो 1 3 भी बिलोंग करेगा आर को। क्यों? क्योंकि 1 - t = -2, दिस आल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर फैमिली। ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि x - y इज एन इंटीजर। तो इसका मतलब देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। r क्या हमारे पास हो गया? ट्रांजिटिव भी हो गया, r रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इसके साथ ये क्वेश्चन भी एंड हो गया हमारा, और हम इसके बेसिस पे हम बाकी भी अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस एक्सरसाइज के। तो बस मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अब हमने क्या कर लिया? रिफ्लेक्सिव भी कर लिया, सिमेट्रिक भी कर लिया, ट्रांजिटिव भी कर लिया। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। इक्विवेलेंस रिलेशन, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है? आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। अब मैं रब कर रहा हूँ उसको। ये क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या है? जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, वो रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है? मतलब इसमें तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और 3 ट्रांजिटिव भी, ठीक है? इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब देखिए, अब हमने लास्ट क्वेश्चन किया, जो अभी लास्ट क्वेश्चन किया उसमें तीनों प्रूव हो गए, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आए, अगर लिखा हो कि प्रूव दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हमने क्या करना है कि इस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव भी प्रूव करना है, सिमेट्रिक भी प्रूव करना है और ट्रांजिटिव भी। ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, तो वैसा रिलेशन क्या होगा? हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है? तो इसके बेसिस पे हम और भी क्वेश्चन करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के बेसिस पे, वो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन ऑलमोस्ट 3-4 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने अटेम्प्ट किए। हम इसके बेसिस पे बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो थैंक यू।